दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र वहां भी नहीं था, लोकतंत्र यहां भी नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां लोकतंत्र के मंदिर के भीतर उड़ाई गई और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नौकरशाह सड़क पर लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे बढ़ गए। दरअसल मौजूदा सत्ता के लोकतंत्र में किसानों की क्या कोई हैसियत है? और किसान जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर लगातार अपने हक का सवाल खड़ा कर रहा है, एक दो नहीं बीते बरस भर से तो वो आंदोलनरत है, लेकिन क्या वाकई उसकी हथेली में लोकतंत्र की एक बूंद भी कहीं इस राजनीतिक सत्ता ने देने की कोशिश की है? क्या सड़क और क्या संसद, और इन सब के बीच छोड़ डालिए तमाम संवैधानिक संस्थानों को और आज परत दर परत समझने की कोशिश कीजिए। हर सत्ता के हर दायरे ने, हर व्यक्ति ने लोकतंत्र के दायरे को तोड़ा है। जो करनाल में एसडीएम ने किया और जो राज्यसभा के भीतर डिप्टी चेयरमैन ने अपने तौर पर करके दिखा दिया, दोनों के बीच कोई आप लकीर खींच नहीं पाएंगे। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब किसानों का मुद्दा गया, उसने वहां पर जो किया, और इस देश के भीतर में पुलिस प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई करता है, इसमें आप लोकतंत्र के कोई अंश खोज नहीं पाएंगे। आज जरा सिलसिलेवार तरीके से इन परिस्थितियों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि बार बार गुजारिश किसानों से अब यही हो चली है, अपनी पारंपरिक संघर्ष की स्थितियों को छोड़कर पारंपरिक व्यवस्था को अपने तरीके से खड़ा करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ना होगा। अन्यथा यहां एसडीएम है, वहां डिप्टी चेयरमैन थे, वहां संसद थी, यहां पर पुलिस प्रशासन की हुकूमत थी, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार हो या फिर दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार हो, और इन सब के बीच चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे यूपी का किसान हो, और चाहे इस देश के किसी भी राज्य का किसान हो, इन तमाम परिस्थितियों को जब आप पलटना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको सत्ता के भीतर से एक बड़ी सुनहरी बांसुरी लोकतंत्र की सुनाई दे। वे सिर्फ गीत हैं। लोकतंत्र के हक में जब सत्ता ही ना खड़ी होती हो और वो लोकतंत्र को दफन करने के लिए सीधे तौर पर खड़ी हो चली हो, तब फिर किसान क्या करे और क्या कहेगा? तो आइए जरा एक एक परत को समझने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए, इसी एक महीने पहले, एक महीने का वक्त भी नहीं बीता है, 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीता नहीं है, 28 अगस्त 2021 करनाल में क्या हुआ? और एक बरस पहले चले जाइएगा तो हमारा सवाल होगा 20 सितंबर 2020 को क्या हुआ था राज्यसभा के भीतर? करनाल के भीतर में जिस एसडीएम को सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किसानों की है, उसने कौन से शब्द कहे थे? उसका बहुत साफ कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस बैरिकेड को पार नहीं करेगा। हम इस लाइन को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते। मैं स्पष्ट कर दूं कि उन सभी के सिर तोड़ दो जो पार करने की कोशिश करते हैं। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं और मैं आपको यह निर्देश लिखित में दे रहा हूं, उन्हें सीधे अपनी बेत से मारो। हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध है। हम पिछले 2 दिनों से सोए नहीं हैं, लेकिन तुम कुछ देर सोकर यहां आए हो तो किसी को भी घेरा तोड़कर मुझ तक पहुंचने ना देना। ये एसडीएम के शब्द हैं जिसको सस्पेंड कराने पर किसान तुले पड़े हैं। लेकिन पन्नों को पलटते हुए एक बरस पहले चले जाइए और याद कीजिए क्या हो रहा था 20 सितंबर 2020 में राज्यसभा के भीतर। जिस वक्त कृषि बिल लाया गया, उस समय घड़ी की सुई 9:39 थी और कृषि मंत्री तोमर साहब ने बिल संसद के पटल पर रखा। तुरंत कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन कॉरपोरेट को सौंपने वाला यह बिल है, ऐसे इसको नहीं रखा जा सकता है, इसको सेलेक्ट कमेटी को देना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के जो नेता थे वो दूसरे खड़े हुए 9:55 पर। उन्होंने कहा यह गुजरात मॉडल इस देश में लागू करना चाहते हैं। किसानों को इन्होंने गुजरात में इसी तरीके से खत्म किया है। 9:57 पर डीएमके के नेता खड़े हुए, सीपीएम के नेता खड़े हुए, टीएमसी के नेता खड़े हुए, सभी ने इसका विरोध किया। लेकिन 10:08 पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव खड़े हुए। उन्होंने बताया किसानों के लिए तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने कमाल का काम किया है। 10:38 पर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा खड़े हुए, उन्होंने भी विरोध किया। ये सभी वही लोग हैं जो कि उस
पार्लियामेंट की राज्यसभा के भीतर हैं जिन्हें इस बिल के पक्ष या विपक्ष में तय करना था और ये विरोध कर रहे थे। और ये घड़ी की सुई आगे बढ़ती चलती है। 1054 में डीएमके के नेता सीधे तौर पर कहते हैं कि किसी भी हालत में किसानों को कमोडिटी बढ़ाने की दिशा में हम नहीं जाने देंगे और किसानों की खुदकुशी इसके बाद इस देश में और बढ़ जाएगी। लेकिन इन सबको अनदेखा करते हुए 1 बजे जब लंच का वक्त होता है, उस समय डिप्टी चेयरमैन कहते हैं कि लंच किया जाए या इसे आगे बढ़ाया जाए। शोर होता है इधर से भी उधर से भी और ये कहते हैं ब्रेक कैंसिल। उनको निर्देश था किसी भी हालत में कृषि बिल को आज ही पास कराना है और ये आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप पास कराइए और कोई विरोध की आवाज हम तक नहीं पहुंचने देनी चाहिए। ये कौन कह रहा था? इस देश की सत्ता कह रही थी। ये कौन जानना चाहता था? इस देश के राज्यसभा के भीतर बैठे सांसद क्या इसे समझना चाहते थे? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के साथ साथ अब देखिए 1 बजे जब शोर मचता है तो कहा जाता है अब हम इसको वॉइस वोट से लेंगे। और वॉइस वोट का मतलब बहुत साफ तौर पर था, आप शोर मचाइए और उसके बाद तय हो जाएगा। 1:39 पर वॉइस वोट होता है। शोर होता है नहीं और हां। जो सुनना है डिप्टी चेयरमैन को वो वही सुनते और कहते हैं तय हो गया। और 1:50 पर शोर शराबे के बीच में जो भी आवाज आती है वह अपने तौर पर वॉइस से तय कर देते हैं कि दरअसल यह कृषि बिल पास हो गया। संविधान के मातहत इस पार्लियामेंट को चलाने की रूल बुक के भीतर जब झांकिएगा तो कोई भी अगर राज्यसभा का सदस्य यह कहता कि हम वॉइस वोट को नहीं मानते हैं तो आपको डिवीजन कराना पड़ता। और डिवीजन का मतलब बहुत साफ था, वोटिंग होता जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। इतने लोग पक्ष में थे, इतने विरोध में थे, वॉइस में कोई चीजें दर्ज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ डिप्टी चेयरमैन को कहा गया था आप हर हाल में इस बिल को पास कराएंगे और दूसरी तरफ एसडीएम को कहा गया था हर हाल में सर फोड़ देंगे लेकिन इनको आगे बढ़ने मत दीजिए। दोनों का अपना अपना दायरा है। इस दायरे में एसडीएम सस्पेंड हो जाए और डिप्टी चेयरमैन अपने पद पर बरकरार रह जाए, इस देश की संसद चलती रहे और इस देश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्यादे बनकर सत्तानुकूल होती रहे, इस देश का मसला इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि बात कहीं आगे है। क्योंकि इस कृषि बिल को पास कराने की पूरी प्रक्रिया में लोकतंत्र हाशिए पर था। संसद की अपनी रूल बुक दफन कर दी गई थी और इन सब के बीच एसडीएम जो करनाल ने किया उसमें ऐसा कोई शब्द कोई भी आईएएस बोल नहीं सकता है जो कि बोला गया और उस एसडीएम के जरिए बोला गया जिसका विरोध हुआ इसको बोलने के बाद तो उसको प्रमोट करके चंडीगढ़ भेज दिया गया और वो मुख्यमंत्री के उस दायरे में आ गया जहां पर आने वाले वक्त में वो पॉलिसीज को निर्धारित करेगा। क्या वाकई इस लोकतंत्र में किसानों की कोई जगह है? और किसान जब करनाल में लघु सचिवालय को घेर कर बैठे हैं और अपने तौर पर खट्टर सरकार कह रही है, उसकी नाक का सवाल है वो कैसे मान ले। या फिर अगर दफन करने की परिस्थितियों में एक एक करके चलिएगा इस देश के भीतर में इस लोकतंत्र को समझिएगा तो संसद के भीतर अगर आपने महसूस किया फार्म बिल जो लाया गया उसमें लोकतंत्र को ही दरकिनार किया गया तो यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी के बारे में कोई जानकारी है? किसने उसमें विरोध किया, किसने पक्ष किया, किसी को कोई जानकारी नहीं और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से आगे की कार्रवाई दूसरे केसेस को लेकर लगातार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गया। यानी इस देश की संसद, इस देश में सुप्रीम कोर्ट, इस देश में नौकरशाही और इस देश में पुलिस व्यवस्था, अगर इन सारी परिस्थितियों को देखिएगा जो जब दिल्ली की तरफ किसान बढ़े थे तो क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन ने ही तो सड़कें खोदी, उसी ने तो कांटे बिछाए, उसी ने तो उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। यानी विरोध प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते हैं जब आप दिल्ली में आ जाएं और जिन जगहों पर विरोध करने के लिए जमा होंगे वहां से कोई मैसेज बाहर ना आए तो इंटरनेट ही बंद कर दो। 2 दिन से करनाल में इंटरनेट बंद है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही थी, वहां भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। सूचना का आदान प्रदान कभी भी आंदोलन स्थल से इस देश के लोगों के बीच नहीं होना चाहिए और अगर जो होगा उसके लिए हमारा न्यूज चैनल मौजूद है। वह न्यूज चैनल लगातार लोकतंत्र के गीत गाएगा, राग गाएगा और लोकतंत्र का मतलब सत्ता के गीत को गुनगुनाना शुरू कर देगा। इसके भीतर क्या किसान फिट बैठता है? और इन सब के बीच जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के तमाम पहलू
जो भी आप सोचते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या फिर इस देश के भीतर में जो फोर्थ स्टेट की स्थिति में जब आ जाइएगा, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से आगे फोर्थ स्टेट की भूमिका भी जब सत्ता के लिए होने लगेगी, तो कौन सी पंचायत, कौन सी महापंचायत, कौन सा प्रदर्शन, कौन सा विरोध प्रदर्शन, कौन सा भारत बंद, जब सारी चीजें अपने अनुकूल है और इस अनुकूल बनाने की परिस्थिति में एफसीआई के गोडाउन भी बंद होंगे, एपीएमसी मंडी भी बंद होगी, राशन दुकानों पर फ्री जो अनाज बांटने की प्रक्रिया, उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर भी चस्पा करके 5-5 किलो अनाज बांटा जाएगा। यानी लोकतंत्र ढहते ढहते यहां पर आ गया जहां सवाल पेट का है, राशन का है, और उस राशन और पेट के सवाल को किसान ही इस देश में जीता है। तो किसान अब क्या करे और किसान किन परिस्थितियों में अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर जाए, क्योंकि जब दिल्ली के चारों दिशाओं में किसान बैठे हुए हैं, फिर भी दिल्ली अपनी मासूमियत के साथ इस लोकतंत्र के गीत को गाते हुए जी रही है और मजा ले रही है, और बार बार विरोध होता है तो बतला देती है यह विरोध करने वाले किसान नहीं है। ठीक इसी तरीके से जिस एसडीएम ने सर फोड़ने का जिक्र किया, वह तो सबसे प्यारा प्यादा हो गया, और आज की तारीख में यह मैसेज है तमाम नौकरशाहों के लिए और पुलिस वालों के लिए, सत्ता का संरक्षण करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। इसी तरीके से संदेश है संसद के भीतर भी, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो या कोई भी पद पर बैठा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के लिए काम कर रहा होगा, उसके लिए भी मैसेज है, साथ रहोगे, हमारे तक विरोध के स्वर आने नहीं दोगे तो फिर तुम लाभालाभ की स्थिति में होगे। आप किसान हैं, आप कहां फिट बैठते हैं। अब इन परिस्थिति से एक कदम और आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिन बातों का जिक्र हो रहा है उसमें एक चीज कोई भी समझने की कोशिश करेगा कि इस देश के भीतर में तब कोई क्या करे। हमें लगता है इस देश में बार बार किसानों को अब यह समझने की जरूरत है, चाहे वह दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, चाहे वह करनाल में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि करनाल के भीतर का सच क्या है। 28 अगस्त को बांसताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, आईएएस सर फोड़ने का आदेश देता है, एक किसान की मौत होती है, एक की आंख की रोशनी चली जाती है, 60 किसान घायल हो जाते हैं। किसान अपने तौर पर सभा करते हैं और कहते हैं कि जिसकी मौत हो गई उसको 25 लाख रुपए दे दो, जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दे दो, और इन सब के बीच उस एसडीएम को सस्पेंड करो, कार्रवाई शुरुआत करो, उसके खिलाफ केस बनाओ कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब जिस लघु सचिवालय को घेरा गया है, उस लघु सचिवालय के भीतर में दर्जन भर दफ्तर चलते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था हमारी लोकतंत्र की ऐसी है कि अगर इस देश में ताला भी आप लगा दें तो भी इस देश जिस रूप में चल रहा है वैसे ही चलेगा। लघु सचिवालय के भीतर में डीसी का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है, सीएम विंडो है, तहसील का ऑफिस है, ट्रेजरी है, एडीसी है, डीआरओ है, डीपीआईओ है, जो लेबर ऑफिस है वो है, वहां पर इलेक्शन कमीशन का भी एक ऑफिस है, वहां पर बैंक है, समाज कल्याण है, जिला कल्याण है, रोजगार विभाग है, सब तो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि बाहर किसान बैठा हुआ है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। यह वही हरियाणा है जहां पर इस देश की औसत अनएम्प्लॉयमेंट स्केल जो है 8.78, उससे 4 गुना से ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है, 35% पार कर गई है बेरोजगारी दर। लेकिन क्या खट्टर सरकार के माथे पर कोई शिकन है? क्या दिल्ली से कोई बोलने वाला है? उन्हें नहीं बोलने वाला है। और फिर किसानों को लेकर जब सरकार ये मानकर चल रही है, जो विरोध कर रहे हैं ये किसान ही नहीं है, ये मानकर चल रही है कि दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन किसानों के विरोध से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके इस तरीके से धरना प्रदर्शन से, तो क्या खट्टर सरकार और क्या शिवराज सरकार। और अगर उस फेरिस्त को भी समझना चाहिए इस देश के भीतर में, तो इस देश के जितने भी राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सब कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं कि वहां से एक उम्मीद बनी रहे। तो क्या ये लोग अपने तौर पर कोई निर्णय ले पाएंगे? चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो। इवन इस प्रक्रिया के भीतर में चाहे पर महाराष्ट्र का भी ले लीजिए, वहां पर इनके मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सियासत को जरा समझने की किसान कोशिश करें। इस देश में सत्ता केंद्रित देश होते चला जा रहा है। इस देश के भीतर में सत्ता के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। ना हैसियत इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत इस सत्ता के आगे बच पा रही है। उसको सत्ता के हिसाब से चलना है और यह माना जाता है कि जो संसद के भीतर निर्णय लिए गए, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी उंगली नहीं उठा सकता है।
तो फिर जब सत्ता केंद्रित देश हो चला है और उस केंद्रित देश में जो सत्ता के दायरे में ना तो बीजेपी की कोई हैसियत है, ना ही आरएसएस की कोई हैसियत है, ना विपक्ष की मौजूदा स्थिति तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की सियासत को भी अगर आप समझिएगा तो वह किसान के कितने अनुकूल है आपको कुछ व्याख्या करनी होगी। इस देश के भीतर में आप जरा देखिए, किसानों के हक में कमोवेश हर विपक्ष का नेता आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमारा सवाल बड़ा सीधा है, किसान अगर अभी भी अपनी एक पैरेलल व्यवस्था इस देश में खड़ा नहीं करेगा और इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था को वह अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से चैलेंज नहीं करेगा तो यह राजनीतिक व्यवस्था किसानों को भी हड़प लेगी। तरीके अलग अलग होंगे यार किसी के, क्योंकि इस देश के भीतर में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में, उस समय भारत की जनसंख्या 84 करोड़ थी। आज ये बढ़कर 2021 में 138 करोड़ हो गई है, यानी कुल 54 करोड़ लोग बढ़ गए। 54 करोड़ जनसंख्या 1971 में हुआ करती थी। 71 का मतलब आपके जहन में तुरंत 1975 आ जाएगा। अच्छा, उस वक्त जब लोकतंत्र को हाशिए पर ढकेल दिया गया था, देश में आपातकाल लगा दिया गया था, उस समय की 54 करोड़ 55 करोड़ की जनसंख्या इस 91 से लेकर 2021 तक के बीच में बढ़ गई। लोकतंत्र की परिभाषा भी इन्होंने बढ़ दी और आपातकाल की परिभाषा भी बदल दी और तानाशाही की परिभाषा भी बदल दी। एक लिहाज से लोगों को बांटा। सवाल यह नहीं है कि किसान बटा है, मजदूर बटा है, जातियों में लोग बटे हैं। सवाल है जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वह सत्ता को अगर पाना चाहता है तो उसके खिलाफ खड़े जो लोग हैं, जो उसी राजनीतिक माध्यम से सत्ता को पाना चाहते हैं, वह भी उसी तरीके से पेश आएंगे। फिर किसान के हाथ में क्या रहेगा? किसान खुश हो सकता है, आज उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, टीएमसी खड़ी है, आम आदमी पार्टी खड़ी है, अकाली भी खड़ा है, बीजू जनता दल भी खड़ा है, लेफ्ट भी खड़ा है, डीएमके भी खड़ा है, वह खुश हो सकती है। लेकिन सच क्या है? क्या यह सच नहीं है कि इस देश के भीतर में हम आपके सामने 11 राज्य रखते हैं? इन 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने तौर पर विधानसभा के भीतर इस कृषि बिल का विरोध किया। लेकिन ये 11 मुख्यमंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अगर एक साथ दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएं, कहें कि लोकतंत्र पे खतरा है, फेडरल स्ट्रक्चर तहस नहस किया जा रहा है, किसानों के साथ इस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जागेगा नहीं? क्या राष्ट्रपति को समझ नहीं आ जाएगा कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आए हैं? छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र और झारखंड कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, यानी 5 राज्य ऐसे जो कांग्रेस के कहने पर एक साथ पांचों मुख्यमंत्री खड़े होंगे, होना चाहिए, हो सकते हैं। इसके बाद आइए बंगाल, ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी है, चुनाव के वक्त में किसानों का मदद भी उन्होंने लिया। केरल में, केरल की विधानसभा में भी इस कृषि बिल का विरोध करते हुए रेजोल्यूशन पास हुआ है। क्या लेफ्ट साथ नहीं आएगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा, इन 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मतलब है कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, शिवसेना, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, आम आदमी पार्टी, बीजेडी और इसके साथ एनसीपी को भी जोड़ लीजिए। लेकिन विरोध कौन करता है? जो पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए सांसद हैं, जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वह विरोध करते हुए चाहे वो राष्ट्रपति भवन चले जाए या कहीं भी शोर मचाए। लेकिन 11 राज्य अगर एक साथ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट से इस बात की दुहाई दें कि दरअसल लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाइए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या वो कमेटी बनाएगा? क्या विपक्ष की राजनीति भी आने वाले वक्त में जनता के गुस्से के बाद मौजूदा राजनीतिक सत्ता को हरा दे, इसका इंतजार भर कर रही है? और क्या किसान अगर इस देश के भीतर लाइफलाइन है, रीढ़ की हड्डी है इस देश के लिए, तो क्या वो एक अपना पैरेलल अनाज भर को लेकर सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता है? क्या आज सचिवालय को घेरा गया है, क्या हरियाणा के भीतर जो भी अनाज बिकेगा उसके लिए कोई कमेटी नहीं बना सकता है? वो किसान और किसानों द्वारा निर्धारित मंडी के जरिए ही आज के बाद से वहां से अनाज जाएगा और खट्टर सरकार वहां पर कोई अनाज खरीद नहीं सकती है और बाहर से अनाज की आवाजाही बंद होगी और जो किसान तय करेगा उसी पर खट्टर सरकार को अनाज लेना होगा। एक राज्य को आप
आइडियल बना लीजिए उस राज्य के, क्योंकि जो स्थिति आज की तारीख में हरियाणा के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की है, उसी ने बेरोजगारी की संख्या जो है 35% से ज्यादा कर दी है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर 35% प्लस में आ गया है। तो क्या इसको लेकर कोई एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है? पता नहीं किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सियासत को जब आप समझना शुरू करेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 91 में लेकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के ट्रैक 2 को अपनाया। मनमोहन सिंह ने उसी ट्रैक 2 के प्लस की स्थिति में कुछ नई चीजों का इजाद किया, और नरेंद्र मोदी ने इस दौर में उस ट्रैक 1-2 का हिस्सा छोड़कर पॉलिटिकल रिफॉर्म की दिशा में बढ़ गए, जहां पर पावर सिर्फ उनके पास कैसे रहे इसी दिशा में बढ़ गए। और इस दौर में पॉलिटिकल रिफॉर्म ने उस सारी परिस्थिति को एक झटके में बदल दिया जो इससे पहले रिफॉर्म शब्द के साथ, सुधार के शब्द के साथ जुड़ी थी। लेकिन जब आप पॉलिटिकल रिफॉर्म इस दिशा में करते हैं जहां पर इस देश में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल जाए, इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर की परिभाषा बदल जाए, इस देश के भीतर में जो भी लोकतंत्र के गीत सत्ता गाए वो लोकतांत्रिक पहलू हो, और इसको मीडिया प्रचार प्रसार करे जो कि 4th स्टेट के तौर पर मौजूद है, और 1, 2, 3 स्टेट जो है वह भी पूरे तरीके से सत्ता केंद्रित देश पर अपने हिसाब से चलाने लगे, यानी सत्ता के लिए ही काम करने लगे, और सत्ता का मतलब चंद लोग हो जाएं। तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी कहां पर है? और इसका मतलब है कि जो एसडीएम कर रहा था और जो डिप्टी चेयरमैन कर रहे थे हरिवंश जी वहां बैठकर, और जो यहां पर सिन्हा साहब कर रहे थे जो बैठकर, इन दोनों में अंतर क्या है? और इस पूरी प्रक्रिया में नारे जो भी लग रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके जो भी हों, लेकिन अगर आप एक कोई मॉडल बनाएंगे किसी भी स्टेट को लेकर, ये मौका है हरियाणा को लेकर एक किसान एक मॉडल बनाकर चलें कि इसको हम अपने लिहाज से पूरे तरीके से स्वावलंबी बनाएंगे एग्रीकल्चर के लिहाज से, क्योंकि आज की तारीख में जब वहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और एग्रीकल्चर पर टिके हुए इकोनॉमी ही इस देश को बचा रही है, जिसकी विकास दर कभी भी नेगेटिव में नहीं गई, वो लगातार पॉजिटिव रही है, उस इकोनॉमी से जुड़े हुए जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वो सब कलेक्ट होंगे, एक साथ जमा होंगे। तो फिर ये जो विरोध प्रदर्शन की जो पूरी प्रक्रिया है इसके तौर तरीके क्या बदल जाएंगे? क्योंकि ये देश, एक बात तो जान लीजिए, ये देश कभी भी किसी भी रूप में ना तो टेलीविजन से चलता है ना फ्रिज से चलता है, ये ना तो मोटर कार से चलता है, ये देश दरअसल अनाज से चलता है, खेती से चलता है। और इस दौर में जो पूंजी का विस्तार था, जिस कॉरपोरेट के हाथ में खेती सौंपने की प्रक्रिया हो रही है, उसमें दरअसल ब्रेक लग गई है, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और खेती एक भारत के भीतर में ऐसा रॉ क्षेत्र है जिस पे कब्जा करने की होड़ हो चली है, और कॉरपोरेट के लिए वो रास्ता सरकार इसलिए बनाना चाहती है कि उसे भी कॉरपोरेट से पैसा चाहिए, और कॉरपोरेट खेती में इसलिए घुसना चाहती है कि वहां पर उसे घाटा नहीं होगा। ये पूरी प्रक्रिया जो बनाई गई है उसके भीतर में किसान इस पूरे सिस्टम में कहां फिट बैठता है? और किसान जिन मांगों को कर रहा है, और किसान को जिस रूप में आज करनाल में बैठाया गया, कल कहीं और भी बैठा दिया जाएगा, तरीके क्या होने चाहिए? क्योंकि किसान के इस संघर्ष के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक आंदोलन अपने आप में स्वावलंबी आंदोलन है, उसे कहीं से किसी रूप में अनाज की जरूरत नहीं है। लंगर खुला हुआ है, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, हमारा जो समूचा सिख समाज है वो जिस तरीके से सेवादार की भूमिका में है, ऐसे आंदोलनों को इस तरीके से मदद इससे पहले भारत में किसी आंदोलन में नहीं मिली। तो ये आंदोलन तो अपने आप में स्वावलंबी आंदोलन है, उसे ना सरकार से कुछ चाहिए ना ही इस पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ चाहिए, उसको अपना सिस्टम बनाना है जिस पर भारत की राजनीति निर्भर हो जाए, और राजनीति के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वह एक अपने तरीके से शुरुआत करे। क्या यह संभव है? यह संभव है। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस देश के भीतर में जब पार्लियामेंट की तरफ ही आपको देखना है और विधानसभा के भीतर ही देखना है, और विधानसभा के भीतर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब वो किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को ना विधानसभा में भेजेगा, ना पार्लियामेंट में भेजेगा, ना विधान परिषद में भेजेगा, ना राज्यसभा में भेजेगा, तो फिर इसके मतलब बहुत साफ है कि जो हमारा कैपिटल सिस्टम है, जो मार्केट इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमने 91 में अपनाया है, और उस मार्केट इकोनॉमी के अनुकूल ही किसानों को उस रूप में ढालने का प्रयास कभी दाएं से होगा, कभी बाएं से होगा, कभी बीच से होगा। उसमें कोई ऐसे मिजाज में आ जाएगा, और जब
इस मौजूदा मोदी सत्ता को यह महसूस हो गया कि राजनीतिक तौर पर उसे कोई डिगा नहीं सकता है, तो उसने अपने तौर पर अपने अनुकूल परिस्थितियों को एक झटके में ला दिया। बाकियों को यह लगते रहता था कि शायद कोई अल्टरनेटिव होगा और अल्टरनेटिव की दिशा में उसको चुनावी हार मिल जाएगी, लेकिन यहां तो कोई चुनावी हार का मतलब ही नहीं है। जनता क्या वाकई विपक्ष की हैसियत निभाने को तैयार है? इस देश का किसान क्या पॉलिटिकल सिस्टम के अल्टरनेटिव में एग्रीकल्चर पॉलिटिकल सिस्टम देने को तैयार है? या फिर यह पूरे आंदोलन की प्रक्रिया एक सर फोड़ने को तैयार है, दूसरा रूल बुक को दरकिनार करते हुए पार्लियामेंट में बिल पास कराने को तैयार है? किसान बीच में खड़ा है। यह देश भी इसी तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में खड़े होकर बार बार लोकतंत्र की तरफ एक आस और उम्मीद की तरफ देखना शुरू जाता है। लेकिन यहां तो खेल उलट दिया गया है। तमाशा लोकतंत्र के मंदिर के भीतर का जो भयानक था, हम साल भर पहले जो हुआ था, उसे हर कोई भूल गया। कोई अंतर नहीं है इस एसडीएम में और उधर डिप्टी चेयरमैन में, कोई अंतर नहीं है राज्यसभा में और करनाल के बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, वहां पर टोल प्लाजा के पास जो हुआ, कोई अंतर नहीं है। इसको समझ लीजिए, यही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।